हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और इस पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो चलिए इन शॉर्ट देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अलग अलग एटम्स आके जब मिक्स होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। पर उसमें भी कुछ रूल्स को वो फॉलो करते हैं और वो क्या रूल्स होंगे वो इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है एटम्स, शेप, मास एंड वैलेंसी। तो एटम का शेप कैसा होगा, उसका साइज कितना बड़ा होगा, और यहाँ पे एक नई टर्म पढ़ेंगे हम वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है कितने बॉन्ड्स वो बनाता है, उसकी इंफॉर्मेशन हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल। अभी ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करने की वजह ही ये टॉपिक था, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो क्लास 11th का सारांश है। यहाँ पे आप इन शॉर्ट पढ़ना चाहते हो कि क्लास 11th में आपको क्या आने वाला है, तो इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मोल कंसेप्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल टॉपिक है और इसलिए मैंने ये चैप्टर से स्टार्ट करने की कोशिश की जो कि सबसे मुश्किल चैप्टर है आपके क्लास 9th साइंस का। तो यहाँ पे हम जानेंगे मोल कंसेप्ट का मतलब, जो कि हम वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट है रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, तो किस तरह से आयंस एग्जिस्ट करते हैं डिसॉल्व या सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसमें कौन से रेडिकल्स हो सकते हैं, इसका मीनिंग हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि हर एक चीज जो होती है दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली सारी चीजें बेसिकली स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल से बनी होती है, और उन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, तो उन पार्टिकल्स को एटम्स ऐसा नाम दिया था। उसी के बेस पे ये थ्योरी का नाम क्या रखा गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें 5 अलग अलग पोस्टुलेट्स है जो आपको शायद प्रीवियस क्लास के बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म। कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो कंपाउंड का मतलब क्या हो सकता है, तो कंपाउंड इस तरह से बनते हैं कि दो अलग अलग तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है यहाँ पे एयर में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उन दोनों को अगर केमिकली कंबाइन कर दिया जाएगा ना तो कुछ इस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। और 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2H है, H2 और फिर O लिख रहे, तो H2O। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये वाटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कुछ कॉमन सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले पूछ रहा है। तो जैसे कॉमन सॉल्ट, घर पे जो नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सेक लाइम का फॉर्मूला है CaO। नेक्स्ट है वाटर, वाटर का फॉर्मूला हम देख चुके हैं क्या है, H2O। उसके बाद लाइम, एक्चुअली इसको लाइम वाटर कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। उसी के साथ वो बता रहा है कि आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, और वो किस तरह से कंबाइन होते हैं और अलग अलग फॉर्मूलेज भी आपने पढ़ रखे होंगे। उसके स्ट्रक्चर शायद आप लोगों ने ना पढ़े हो, जैसे कैल्शियम किस तरह से कंबाइन होता है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया 2 हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाता है और क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल। आपने शायद स्ट्रक्चर ना पढ़ा हो पर इसके बारे में बेसिक आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे लॉज को फॉलो किया जाता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिकली 2 पार्ट्स है। उसमें से पहला पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मीनिंग समझने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो टेक्स्ट बुक में क्या किया है, टेस्ट ट्यूब और एक कंटेनर में कुछ सॉल्यूशन लिया है, अलग अलग सॉल्यूशन है, और फिर बाद में जाके उनको मिक्स कर दिया, तो उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। पर वहां पे आप देख सकते हो इनिशियल मास कितना दे रखा है, 300.23 ग्राम, और रिएक्ट होने के बाद नया प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्मूला अलग लिख रहे हो, फिर भी उसका मास कितना है, तो 300.23 ग्राम। तो ये स्टडी एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनी लेवियोसर, इन्होंने स्टडी किया और फिर उनको पता चला कि हाँ, केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा इनका मास क्या होता है, सेम होता है। मतलब वहां से मास कुछ बढ़ता भी नहीं है और मास कम भी नहीं होता है।
तो इन्हीं साइंटिस्ट को यहाँ पे हम एट्रीब्यूट करते हैं ये लॉ। और ये लॉ क्या है, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि वही कि पहले जितना मास था, मतलब रिएक्टेंट का जितना भी वजन होगा उतना ही वजन किसका होगा, प्रोडक्ट का भी सेम मास होगा। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ में क्या बता रहा है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। आप कोई भी अगर एग्जांपल के तौर पे कोई भी कंपाउंड ले लोगे और उसको अलग अलग सोर्सेस से लोगे, तो वो क्या बोल रहा है, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब कंपाउंड किससे बना होता है, अलग अलग तरह के एटम से, उसके जो भी एटम्स होंगे ना उनका मास हमेशा फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने वाटर ले लिया, 18 ग्राम्स वाटर लेने की कोशिश कर रहे हो और वाटर को आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो वाटर को सेपरेट करोगे तो क्या क्या कंपोनेंट्स या एटम्स मिल सकते हैं, तो कुछ हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, कुछ ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे और उनका वजन हम मेजर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अलग अलग जगह से लेक का पानी लिया, समुद्र का पानी लिया, रिवर का पानी लिया, सब कुछ 18 ग्राम्स आप लेने की कोशिश कर रहे हो और आपने क्या किया, उनको डिकम्पोज करने की कोशिश की। तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप पानी को डिकम्पोज करोगे तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपको हमेशा 2 ग्राम जो है ना क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन का वजन कितना होगा हमेशा, अगर आप 18 ग्राम पानी लेते हो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और बाकी का बचा हुआ तो 18 में से 2 ग्राम चलेगा, कितना होता है 16 ग्राम्स क्या होगा, तो 16 ग्राम्स ऑक्सीजन होगा। तो इनका रेशो हम बता सकते हैं, रेशो क्या है 2:16, या फिर आप रेशो क्या कह सकते हो, तो इसका रेशो है 1:8। ये हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के वजन का रेशो है और ये क्या बोल रहा है, ये हमेशा क्या होगा, ये 1:8 का रेशो है, ये इस गिवन कंपाउंड के लिए हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वैसे ही अगर आप कोई और कंपाउंड लेते हो, जैसे मान लो आपने CO2 ले लिया, अब CO2 अलग अलग सोर्सेस से लिया जा सकता है, जैसे कि कोई गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर सकते हो। आपने कोई वुड बर्न कर दिया, लकड़ा जला दिया, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो। आप प्लांट जो एक्सेल करते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, ह्यूमंस भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, अलग अलग सोर्सेज ले, और हर बार कितना ले रहे हो आप, 44 ग्राम्स ले रहे हो। आपको पता चलेगा जब भी आप 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो और उसको सेपरेट कर रहे हो उसके कंस्टिट्यूएंट्स में, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको हर बार 12 ग्राम कार्बन मिलेगा। हमेशा 44 ग्राम्स में कितना कार्बन होगा, 12 ग्राम कार्बन होगा, और बचा हुआ जो भी है कितना है 32 ग्राम्स, वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। हमेशा इसी रेशो में चीजें मिलेगी आपको। तो इसका रेशो क्या होगा 12:32। दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करके लिख सकता हूं डायरेक्ट 3:8। आपको हमेशा कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो किस रेशो में मिलेगा, 3:8। इस रेशो में हमेशा ही आपको कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशो मिलेगा। जब भी आप किस गैस को स्टडी करोगे, 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करोगे, तब भी हमेशा आपको इतना ही वजन मिलेगा, या फिर हमेशा रेशो आपका वेट का रेशो जो होगा वो 3:8 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये 2 लॉस पढ़ लिए, यही 2 मेन लॉस थे जो हमें इस पार्ट में पढ़ने थे, और यहाँ पे ये पार्ट हम खत्म करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एटम्स के साइज, उनके शेप और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।